नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक में बात पाकिस्तान की, जो अपनी नाकामियों, फेल सियासत और बेइंतहा कर्ज के जाल में डूब रहा है। नापाक पाकिस्तान वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से आतंक, धोखा, साजिश और हिंसा की फैक्ट्री ऑपरेट करता है। लेकिन आज वही पाकिस्तान अपने ही नापाक साजिशों की जाल में फंसा हुआ है। आज आपको दिखाएंगे वो दस्तावेज, वो वीडियो, वो आवाज जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत से उसका पड़ोसी अफगानिस्तान भी कैसे परेशान है और उसने बदले की कसम खा ली है। तो चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश नापाक। कर्ज में डूबा पाकिस्तान और उसकी राष्ट्रीय एयरलाइंस पीआईए का हाल। जैसा देश वैसा पीआईए, यानी कि वैसी उसकी उड़ान। कभी आसमान में उड़ने का सपना देखने वाली पीआईए आज जमीन पर धूल फांक रही है। कर्ज का बोझ, मिसमैनेजमेंट का पहाड़ और बदहाली का ऐसा नजारा कि उड़ान अब डायरेक्ट नीचे की तरफ है। पाकिस्तान की ढहती इकोनॉमी का असली आईना बन चुकी है उसकी अपनी एयरलाइंस पीआईए। और पीआईए की दुर्दशा पूरे देश के फेल होने की एक बहुत बढ़िया केस स्टडी भी है। आइए देखिए यह खास स्टोरी। कंगाल पाकिस्तान, जहां सरकारी खजाना अब कर्ज और उधार की सांसों पर टिका हुआ है। आईएमएफ की एक शर्त अब पाकिस्तान की गले की फांस बन चुकी है। एक तरफ महंगाई की आग, दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ और तीसरी तरफ सरकारी संस्थानों का बुरा हाल। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे कभी पाकिस्तान की पहचान कहा जाता था, आज यही एयरलाइन सरकार की आर्थिक तबाही का आईना बन चुकी है। एक वक्त था जब पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में गिनी जाती थी, लेकिन अब हालात इतने बुरे हैं कि ऑपरेशंस पर ताला लगने की नौबत आ गई है। ईंधन के बिल, मेंटेनेंस का खर्च और बकाया भुगतान, कुछ भी भरने की क्षमता पीआईए में नहीं बची। देश भर में पीआईए की उड़ानें पूरी तरह ठप हो चुकी हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने फ्लाइट्स के लिए एयरवर्दिनेस क्लियरेंस देना बंद कर दिया है। इंजीनियर्स का कहना है कि उन्हें पिछले 8 सालों से कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली है। आसिफ अली है। आसिफ साहब, क्या करते हैं आप? यार मैं पीआई में इंजीनियर हूँ। अभी मुझे बताएं पीआईए की क्या सूरत हाल जा रही है हमारी? ये पीआई की हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा। और जैसे पूरे मुल्क की हालात जिस तरह आप देख रहे हैं, इसी तरह पीआई एक बहुत अच्छा बेहतरीन इदारा था जिसने कई एयरलाइंस को खड़ा किया था, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को। मैं 88 से पीआई में हूँ।
अच्छा। और अभी मैंने VSS लिया, वॉलंटरी सेपरेशन ठीक हो स्कीम मैंने अवेल की PIA के हालात को देखते हुए। तो PIA की हालत ये है, मैं आपको सिंपल अब ये बताऊं, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज नहीं है। अच्छा। 18 जहाज़ों पे PIA ऑपरेट कर रही है। सही। हम दुबई एक फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं डेली, जबकि एमिरेट्स दुबई कराची 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत लंबी कहानी है। सर ये बताएं ना, थोड़ा सा क्राइसिस लोगों को बताएं ना सर, क्राइसिस ऐसे कैसे, क्योंकि आपको पता है एयरलाइन ऐसी होती है जो हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमी में, GDP में कंट्रीब्यूशन करती है। आज जो है सर हमारा मुल्क जो है, हम अपने PIA के अदारे को ही हमने प्राइवेट सर कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। PIA जैसे कि मैंने आपको बताया एक बेहतरीन इदारा था मुल्क की इकनॉमी में, तो ये अपना हेल्प करता था और पार्टिसिपेट करता था, मगर PIA पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। पाकिस्तान पहचाना जाता था PIA की वजह से। मगर PIA, अब मैं आपको देखें एक मिसाल दे रहा हूँ सिंपल, सही कि PIA वो वाहिद इदारा है जो कमर्शियल नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। PIA सारी ज़िंदगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कॉर्पोरेट काम करता रहा, और लोग उससे एक्सेप्ट करते हैं कि कमर्शियल इदारे की जो है ना वो आउटपुट दे। ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा अर्सा पहले निकाल के उसको फिर इन्होंने क्या किया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। अब हालत ये है कि PIA में जहाज 18 हैं, और जबकि GM और डायरेक्टर्स 60 से ज़्यादा हैं। तो सुना आपने PIA की हालत। PIA में जहाज 18 हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनरल मैनेजर और डायरेक्टर की संख्या 60 से भी ज्यादा है। जहाजों की कमी के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार सिमट रहे हैं, कई रूट बंद किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की फौज बढ़ती जा रही है। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हज ऑपरेशन PIA करती है, मगर हज ऑपरेशन के जितने पैसे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाती है, PIA को एक पैसा नहीं मिलता। वो करते हैं ऑपरेट। और जबकि दूसरी एयरलाइंस में जब आप जाते हैं, एमिरेट्स वगैरह में आप हज पैकेज लेते हैं, मगर उनको पे करते हैं आप एयरलाइन के टिकट्स, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ज़ीरो मिलता है। 96 से लेके आज तक टिल 2023 आप सुन के हैरान होंगे, PIA के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज ही रिवाइज नहीं हुई हैं। सैलरीज रिवाइज हो रही है। हमने पिछले दिनों सुना था 1 साल पहले कि PIA के मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डेली वेजेस वाले जिनकी तनख्वाह सिर्फ 28,000 थी, उन लोगों को निकाला है। जो बेचारे निहायत गरीब लोग थे, किराए के मकानों में रहते थे, लाइबिलिटी, उनको निकाला है। जबकि जो PIA पे असल बोझ है, PIA की मैनेजमेंट, डायरेक्टर और GMs जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं और लाखों रुपए के OCS लगाते हैं बाहर जाके, वहाँ OCS लगाते हैं जहाँ PIA ऑपरेट ही नहीं करती, वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा और PIA की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। जो ऑपरेशंस जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है वो जाके न्यूयॉर्क कराते हैं, 12-12 लाख डॉलर्स में करवाते हैं। यही PIA की असल बर्बादी की वजह है भाई। PIA का मसला ये है कि PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो आप सुन के हैरान होंगे, दुनिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसे ही है। PIA के किसी भी डायरेक्टर का एक भी रुपया PIA में नहीं लगा हुआ, तो उसके घर से क्या जा रहा है, समझे? जिसके घर से लगा होगा उसको फिक्र होगी मैंने अपने घर को बेहतर करना है। बाहर से आके मैकडोनल्ड, KFC, यूफोन, टेलीनॉर ये कमा रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे जो इदारे हैं शानदार वो बैठ गए हैं। PIA के संकट ने न केवल एयरलाइन की प्रतिष्ठा को झटका दिया है, बल्कि देश के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को भी प्रभावित किया है। सर मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने बात की कि PIA के जो हालात हमारे इस टाइम जा रहे हैं, अगर हम सर देखें जो ये अवेयरनेस वाली चीज़ें, ये चीज़ें क्यों नहीं आवाम को बताई जाती? जैसे हमारे स्टील मिल की बात कीजिए, हमारे ग्वादर पोर्ट की बात कीजिए, सर ठीक है प्राइवेट किए जा रही है, कभी कोई उनको UAE खरीद रहा है, तुर्की खरीद रहा है, ओमान खरीद रहा है, तो सर ये चीज़ें अवेयरनेस क्यों नहीं आवाम को बताई जाती? आवाम को सिर्फ लगा दिया आपने इंडिया से जंग लड़नी, अमेरिका ने आपका ये हाल कर दिया, आप इन चीज़ों पर सर फोकस किया हुआ है हमने। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तजिया किया है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए बात यह है, अब ये जो एक नस्ल आई है ना जो इदारे चला रही है,
ये मेरी नज़र में एक नालायक, निखट्टू और ये काम चोर किस्म के, देखें बड़े बना गए चीज़ें, इदारे बने बनाए इनको दे गए, ये उन इदारों को आगे नहीं चला सके। जो नालायक औलाद होती है ना, वो कहती है यार बाप की प्रॉपर्टी बेचो, अपनी जेब भरो, खाओ पियो, खानदान भाई बहन सब जाए भाड़ में। भाई बहन आप हम सब हैं पाकिस्तानी, जिसको हम फैमिली कहते हैं। ये कहते हैं इनकी सबके बच्चे बाहर हैं, इनकी नेशनलिटीज़ बाहर की हैं, ये आज यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, दूसरे दिन ये बाहर चले जाते हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो यही वजह है कि यहाँ पे वो लोग रखे जाएं, एक तो मेरिट पे रखे जाएं, उनके इंटरव्यूज हों, अगर वो उस अपनी फील्ड से क्वालिफाइड है, काम जानता है, तो उसको रखा जाए। अब पीआई में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, इतने सारे ऐसे नाम है जो मैंने ज़िंदगी में अपनी 32 इयर्स की सर्विस में सुने नहीं। मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और एविएशन पढ़ा हुआ हूँ, मैं एवियोनिक्स पढ़ा हुआ हूँ मैं, मगर वो इदारे मैंने नहीं सुने, वो डिपार्टमेंट्स जो इन्होंने अपनों को फैसिलिटेट करने के लिए खोल दिए पीआई में, MIS, दिस इन दैट, वो एयर सेफ्टी वर्दीनेस फलाने। फिर इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस सिर्फ पैसे की तरफ है, नेशन को फर्स्ट नहीं हमने रखा। अपनों को फैसिलिटेट करने के लिए है, पीआई से मुखलिस कोई नहीं है, खाने के लिए सब बैठे। अच्छा। जिसकी वजह यह है कि आज जो हम पीआई के क्राइसिस देख रहे हैं, स्टील मिल बंद हो चुकी है, हम सब भूल जाते हैं सर, ऐसे ही है। नई जनरेशन ने स्टील मिल का प्राइम टाइम नहीं देखा जो हमने देखा है, और कमाल थी स्टील मिल, एक मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट था। ये दुनिया में ऐसी स्टील मिल नहीं है। पाकिस्तान में कंगाली के हालात रेलवे तक भी पहुंच चुके हैं। देश की रेल लाइनों की मरम्मत के लिए पैसे तक नहीं बचे, लोकोमोटिव खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर है और कर्मचारियों को सैलरी देने में सरकार हाँफ रही है। छोटी छोटी प्राइवेट स्टील मिल्स चल रही हैं, मगर हमारी इतनी बड़ी स्टील मिल बंद हो गई। सर आपको पता है पोर्ट एक दुनिया का तजारत का एक जरिया होता है, और हमने पोर्ट को प्राइवेट करने में। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब आप पोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मुझे चूंकि मेरा उससे मर्चेंट नेवी से नहीं है, मगर मेरे दोस्त वगैरह उसमें, अब आप सुन के हैरान होंगे, हमारे पास शिपिंग में 3 या 11 जहाज रह गए, दोनों में से एक फिगर है 3 या 11। दुनिया में हमारे ये जो है पोर्ट कासिम, ग्वादर तो अभी बना है, ये जेटीज रुकती नहीं थी, 24 आवर्स यहाँ पे डाउनलोडिंग और लोडिंग हो रही होती थी, इतनी एक्सपोर्ट थी, इतना काम था। मगर इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों ने ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बना ली हैं, पीआईए में भी और इदारों में भी। ये जब देखते हैं पीआईए के पास या स्टील मिल के पास या पोर्ट कासिम के पास कोई बिजनेस आ रहा है, तो ये बोलते हैं कि आप इनसे $4 लाख में क्यों करा रहे हैं, यही हम आपको $50,000 में करके देते हैं, सिर्फ अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए, पूरा कौमी नुकसान। ये कौमी मुजरिम है बेसिकली, ये कौमी मुजरिम है। मुझे ये बताएं, आपके इंटरनेशनल भी टूर हुए होंगे क्योंकि पीआईए में, ये बताएं नेबर कंट्री की बात की जाए इंडिया, उन्होंने फिर कैसे तरक्की की, आज उनकी नंबर 1 एयरलाइन है सर, शिपिंग के अंदर वो दुनिया में बेहतरीन जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, शिपिंग दुनिया के बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, 2 बातें इसमें, इसके पहलू तो मैं कई डिस्कस कर सकता हूँ, मगर 2 बेसिक मैं आपको बातें करता हूँ। एक तो नंबर 1 वो एक कौम है, अच्छा, दे आर 1 नेशन। आप हम एक कौम नहीं है, हम डिवाइडेड हैं, हमें लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया, हमें फिरकों में किया गया, हमें कौमियतों में डिवाइड किया गया। उससे पहले हमें क्या रखा था, हमें बरादरियों में रखा था। हमारे यहाँ क्या होता था, मतलब 20 साल पहले भी ये कल्चर था कि बरादरियों से बाहर शादियाँ नहीं होती थी, हम एक नेशन नहीं बन सके। वो मेरा कहने का मकसद ये कि नेशन हम नहीं बन सके। इंडिया में एक निज़ाम तालीम है, हमारे पास 10 निज़ाम तालीम है, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, वफाकी उर्दू मीडियम बोर्ड, ए लेवल, ओ लेवल, मदरसा लेवल। आप पूरे पाकिस्तान से बच्चे मंगवाएं, 500 बच्चे मंगवाएं, उन बच्चों का आपस में ही दिमाग नहीं मिलता, रिलेट ही नहीं कर पाते। एक इंग्लिश बोल रहा है, एक उर्दू पढ़ रहा है, एक हदीस पढ़ रहा है, एक शेर सुना रहा है गालिब के, एक क्या बात कर रहा है, एक बेचारा पंजाबी में बोल रहा है, एक सिंधी बोल रहा है। तो जब हमारे आपस में जहन ही नहीं मिलते तो हम एक कौम कैसे बनेंगे। वो एक कौम है, उनको एक उनका विजन क्लियर है कि ये हमारा मुल्क है, ये तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। वो इंडिविजुअल तरक्की में बिलीव नहीं करते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से कर्ज के भरोसे चल रही थी, लेकिन अब जब IMF ने सख्त शर्तें लागू की तो पाकिस्तान की कमजोर नींव हिलकर गिर पड़ी।
सब्सिडी खत्म, टैक्स बढ़ गए और इसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ा है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन चुका है कि रिश्वत खाने वाले की ज्यादा इज्जत है, एक उस्ताद की इज्जत कम है। रिश्वत खाने वाला एक करप्ट तरीन, एक एमपीए, एमएनए, एक पुलिस ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर बड़ी गाड़ी में आया होगा तो लोग उसके इर्द गिर्द बैठना पसंद करेंगे, जबकि एक प्रोफेसर बैठा होगा तो उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। मैंने इंडिया की बात इसलिए की क्योंकि आपको पता है जो भी इंडिया की बात करता है उसे गद्दार कह दी जाता है। देखें, अगर मेरे साथ घर है तो मैं हमेशा अपने घर को पेंट भी करूंगा, अच्छी गाड़ी भी करूंगा कि यार मेरा नेबर जो है वो देखे कि यार ये भी तरक्की। तो सर अगर वो तरक्की करे तो हमने ये क्यों चीजें देख के नहीं सीखी? देखे ना, अब हम देख के नहीं सीख रहे तो इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि हम कितनी पस्ती में। ऐसे ही है, ठीक है ना, दूसरे को आदमी देखता है तो कुछ सीखता है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में तो ट्रेंड है कि यार पैंट मैंने अच्छी पहनी, गाड़ी मैंने अच्छी लेनी है, गेट मैंने अच्छा लगवाना, लेकिन उनकी पुलिसिया मेरा घर साफ हो, बिलाशक में गली में कचरा फेंक दूं, मोहल्ले वालों की मुझे कोई परवाह नहीं है, बाहर नाली बह रही है, गटर भरा हुआ है, इज्तिमाई एक्शन नहीं है। मैं अपनी एसी गाड़ी में बैठा, मुझे न बदबू आई न मुझे कुछ खराब लगा, मैं निकल के चला गया 5 स्टार होटल में। अब पीछे दूसरे सफर कर रहे हैं। IMF से अगली किश्त मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान की बदहाली अब दुनिया से छिपी नहीं है। और ये वो सच है जिसे पाकिस्तान की सरकार छिपाने की कोशिश करती आई है। लेकिन PIA जैसी अंतर्राष्ट्रीय एलायंस के डूबने से पूरा सच दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ICU में है और अब सिर्फ चमत्कार ही उसे बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान के साथ चल रही जंग में पाकिस्तान ने सारी हदों को तोड़ते हुए सोते हुए मासूम बच्चों की जान ले ली। मुनीर की सेना ने रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अफगानिस्तान चीख पड़ा और पाकिस्तान को जवाब देने का ऐलान भी कर दिया। अफगानिस्तान में हुई इस एयर स्ट्राइक से तालिबान इतना तिलमिला गया है कि उसने पाकिस्तान से बदले की कसम खाई है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान का कायराना हमला। ये हमला आधी रात लगभग 12 बजे हुआ, जब पूरा इलाका सो रहा था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में कई बच्चों की जानें चली गई। यानी पाकिस्तान ने शांति का झांसा देकर एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ धोखा किया। तालिबान ने इसे सीधी चुनौती बताया और बदले की कसम खाई है। आधी रात के सन्नाटे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में अचानक हमला कर दिया। अब क्या समझते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, आप तो इसी माशरे के अंदर रहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जंग हुई, रिलेशन ख़राब हो गए, बिल्कुल अभी ट्रेड ख़त्म हो गई है, बॉर्डर बिल्कुल बंद हो गए। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? और अफगानिस्तान ने खुल के ये ऐलान किया कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये रिलेशन एकदम ख़राब क्यों हो गए? देखिए जी, अफगानिस्तान का इशू आज का नहीं है, तकरीबन निस्फ सदी हो गई है। जब रूस आया था तो पाकिस्तान ने जो है वहाँ मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और रूस निकला वहाँ से। फिर अमेरिका आया, अमेरिका में हमारे यहाँ मुशर्रफ का जो है दौर था,
मुशर्रफ ने जो है उनको अपने हवाई अड्डे भी दिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी होता था, सारे जो है सड़कें हमारे इस्तेमाल होती थी, सारा जो है यहाँ से नेटो सप्लाई जाती थी। इसी कराची पोर्ट से नेटो के लिए सामान जाता था। लेकिन जो है वो खुफिया तौर पर तालिबान को भी वो सपोर्ट कर रहे थे। ये भी जो है आती है बात। जब अमेरिका भी शिकस्त खा के जब वापस जा रहा था तो पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत खुशी, ऐसा लगता था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। इस तरह पाकिस्तान के लोग जो है खुश थे, क्योंकि हमारा ज़बान भी हमारा एक है, हमारे मज़हब भी हमारा एक है और हमारी सरहदें भी जो है कभी जो है हमेशा महफूज रही है। इस सरहद पर कभी हमारी फौज नहीं रही है। लेकिन अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान की कभी महफूज नहीं रही। कैसे महफूज रही? आप देखें 1960 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, अफगानिस्तान से भी हमला हुआ था। और आपको पता है दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया था, कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था? दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क था? इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। हालांकि लोग इंडिया से दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। ऐसा कौन सा मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत की थी? वो अफगानिस्तान ही था। उस वक्त जो है वो बादशाह थी, वहाँ पर कोई ऐसा मुजाहिदीन या कोई तालिबान की हुकूमत नहीं थी और उनके अपने जो एजेंडे थे। बाद में तो उन्होंने तस्लीम कर लिया था ना, कर लिया ना बाद में। तो वो उस वक्त की हुकूमत की जो है कुछ मजबूरियाँ होंगी या कोई सियासत होगी तो उन्होंने एक अब जो है अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि ट्रेड बिल्कुल बंद होगी और उनके वजीर ने भी जो है बिल्कुल जो है बंद कर दी है। इस हमले में 10 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने करीब आधी रात को अचानक हमला किया। मुगलगई इलाके में एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 बच्चे मारे गए, जिसमें 5 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थीं। इसके अलावा कुनार और पख्तिका प्रांत में भी हवाई हमले किए गए, जिनमें 4 आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखें, उन्होंने खुली ये बात धमकी दी। अफगानिस्तान के आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके आप बयानात को देख लें। अफगानिस्तान की जो पूरी इस वक्त जो गवर्नमेंट है सब पाकिस्तान से जंग की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान से वो जंग चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वजह यही है कि जब वहाँ एक दूसरे के ऊपर अब हमले धमकियाँ होगी तो उसी हिसाब से जंग हुई। बाकी तो इससे पहले कितनी मोहब्बत थी ना, बहुत सारी मोहब्बत देखें वन साइडेड थी। यहाँ पे लोग खुश हो रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ रहे हैं, लेकिन तालिबानों ने ये बात नहीं की है कि भाई हम पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करें। खारिजा सब जाते अभी पूरी उनके लोग यहाँ आए थे, हमारे पाकिस्तान अभी नहीं आए तो वो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। मतलब ये कि पहले यही था ना सारा। ये तो अभी जब जंग होगी तो इसमें थोड़ा बहुत तो नफरतें बढ़ेगी, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो ये जंग तो आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत जंग है, थोड़ी बहुत जंगों के अंदर लोगों की जानें गई हैं, तो ये थोड़ी बहुत जंग तो कभी चाइना के साथ तो नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जंग चाइना के साथ तो हमेशा रिलेशन बेहतर ही हुए हैं। चाइना ने कभी ऐसा हमला नहीं किया ना, चाइना की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है और यहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना, थोड़ा सा ये हुआ ना थोड़ा। तो इंशाल्लाह खैर 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा जो होते हैं, इख्तिलाफ होते रहते हैं, सही हो जाएगा। ये हमला उसी दिन हुआ जिस दिन इस्लामाबाद में फेडरल कांस्टेबुलरी हेडक्वार्टर पर एक खतरनाक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तानी कमांडो ढेर हो गए थे और 12 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये हमला एक बार फिर पाकिस्तान की धोखाधड़ी और हिंसा का सबूत है, जो शांति का ढोंग कर अफगानिस्तान के नागरिकों को निशाना बना रहा है। बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करने की 3 बड़ी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दोनों देशों ने कतर और तुर्की में बैठकर समाधान खोजने की कोशिश जरूर की, लेकिन हर बातचीत अधूरी रह गई। सीमा पर हुए हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है।
अफगानिस्तान ने इस कार्रवाई को सीधी आक्रामकता बताते हुए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया। तालिबान ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए बदले की कसम खाई। तालिबान ने साफ साफ कहा कि अपने एयर स्पेस इलाके और लोगों की रक्षा करना उनका जायज हक है और वो सही समय पर पाकिस्तान को जरूरी जवाब देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद, खासकर टीटीपी और जिहादी समूह की बढ़ती हरकत ने क्षेत्र की शांति को दांव पर लगा दिया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी नेबर है, लेकिन नेबर होने के बावजूद यहाँ पे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई थी, लोग कह रहे थे इस्लामी भाई आ गए, पाकिस्तान की पपेट हुकूमत भी लोग कह रहे थे। लेकिन अभी अफगानिस्तान के तालिबान तो इंडिया के साथ हैं और इंडिया उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। क्या समझते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे, दुश्मनी बन रही है? आपने अपने में नहीं देखा होगा कि आपके अपने रिश्तेदार किसी और के साथ ताल्लुक जोड़ ले और आप अपने रिश्तेदार आपके साथ ताल्लुक नहीं जोड़, आपसे दूर भाग रहे, आपसे लड़ाइयां कर रहे। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिसाल ले लो, लेकिन वो पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, वो जरूर लड़ेगा, क्योंकि बाहर मुल्क का जो कंट्री है ना वो बहुत पावरफुल है। अमेरिका का कंट्री भी बहुत पावरफुल है और चाइना का भी बहुत पावरफुल है। पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जापान पाकिस्तान के पास साथ खड़ा हुआ है। जापान तो नहीं है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दोनों, चाइना भी खड़ा हुआ है, तो डरने का क्या बात है? अगर वो हमला करेंगे तो हमारे हाथ में छुड़ियां क्या, हम जरूर नहीं मारेंगे उसको क्या? नहीं, कोई जंग का माहौल नहीं बन सकता है। काफी दफा पाकिस्तान ने उनके अंदर जाके अटैक किया है, वहाँ जो है बोला कि भाई ये दहशतगर्द है, वो है। अभी उन बेचारों के हाल नहीं बना हुआ है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। अफगानिस्तान की पोजीशन ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे। हमारी खास पेशकश नापाक में फिलहाल इतना ही।